मिस्ड पीरियड जो है ये कितना नॉर्मल है? बार बार अगर ये चीज हो रही है तो दैट मीन्स कि कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। क्या कुछ ऐसा डेज हैं जो डिफाइन करें कि इतने दिन पीरियड्स आना नॉर्मल है? तो एनीबडी हु इज ब्लीडिंग फ्रॉम लाइक 2-3 days to 5-6 days 7 days इज नॉर्मल, बट वो पीरियड्स में बहुत सारी फीमेल्स पेन की कंप्लेन के साथ भी आती हैं। एक आध दिन अगर पेन किलर्स की जरूरत पड़ रही है, माइल्ड पेन किलर्स की, दैट्स फाइन, बट बिना गाइडेंस के और सेल्फ मेडिकेट करते रहते हैं लोग कि अभी ये खा लो, दैट इज नॉट राइट। कुछ इंडिकेशन है कि इनको पहचाना जा सके कि ये हैं हार्मोनल चेंजेस और ये हो सकता है कि अब आप मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं। अगर किसी को 40 या 40 के पहले मेनोपॉज हो रहा है तो दैट्स अ रेयर कंडीशन, वी कॉल इट प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। जब पीरियड्स बहुत इरेगुलर हैं, आगे चल के बच्चा पैदा करने में मुश्किल हो सकती है, क्या ये बात लिंक्ड है? इरेगुलर पीरियड्स हैं तो ओवुलेशन लेट हो सकती है या कम हो सकती है, वो उनको थोड़ी मुश्किलें या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं वो लोग। कई फीमेल्स ये कंप्लेन करती हैं डॉक्टर की आयरन की टैबलेट सूट नहीं करती। आयरन को कभी भी मिल्क के साथ नहीं लेना चाहिए या कैल्शियम के साथ नहीं लेना चाहिए। नाइट शिफ्ट्स अगर आप बहुत रेगुलर कर रहे हैं तो इनफर्टिलिटी भी इसका वो हो सकती है रिजल्ट। बिल्कुल, इनफर्टिलिटी इज अगेन लिंक्ड विद हार्मोन्स। नो, अगर आपके पीरियड्स हैं उस टाइम आप ठंडी चीजें ना खाएं। इट्स अ मिथ। कुछ समस्याएं ऊपर वाले ने सिर्फ महिलाओं को ही देकर रखी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन समस्याओं का समाधान नहीं है, लेकिन कुछ चुनौतियां सिर्फ महिलाओं के हिस्से में आती हैं। हम उन्हीं चुनौतियों की और उन चुनौतियों से जूझते हुए समाधान क्या हो सकता है, आज उनकी बात करेंगे। ऐसी सबसे बड़ी समस्या है, या ये कह लीजिए कि जिंदगी का प्रोसेस है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड्स। इसे अलग अलग नामों से आप लोग बुलाते हैं। इससे जुड़ी हुई परेशानियों के बारे में अक्सर हमने देखा है कि फीमेल्स, लड़कियां, खासतौर पर टीनेज लड़कियां किसी से बात करते हुए भी झिझकती हैं, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें से कितनी सही है कितनी गलत है ये हमेशा क्वेश्चनेबल रहता है। इसीलिए हम पॉडकास्ट लेकर आते हैं क्रेडिबल डॉक्टर्स के साथ। आज हमारे साथ डॉक्टर उमा मिश्रा हैं, जो कि 20 साल से लंबे समय से ऑब्स एंड गायनी की फील्ड में प्रैक्टिस कर रही हैं, मदरहुड हॉस्पिटल नोएडा से जुड़ी हुई हैं, और आज हमारे साथ आपके उन सवालों के जवाब लेकर आई हैं जिन्हें आप पूछते हुए शायद सोचते होंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मिश्रा आपका। थैंक यू सो मच। ये जो टॉपिक है इसको लेकर एक तो एक टैबू है, अभी भी इतनी सोसाइटी खुलने के बाद भी तो बहुत ज़्यादा लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। आप भी बहुत सारी रील्स आपके पास भी आती होंगी कभी, कितनी आपको लगता है कि ऑथेंटिक और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिल जाती होगी लड़कियों को? आजकल गूगल करना या चैट जीपीटी एंड इंस्टा, हर जगह अवेलेबल है इंफॉर्मेशंस, एंड पीपल गो एंड सर्च ऑल्सो। कोई भी चीज़ हुई, कोई भी डाउट हुई तो वो सर्च करने की हैबिट होती है, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस द इंफॉर्मेशन इज नॉट रिलायबल, है ना। तो हमेशा मैं ये कहती हूँ कि आप गूगल करें, बेशक करें, बट लेकिन रिलायबल सोर्स अपना वो जहाँ से कर रहे हैं वो सोर्स की ऑथेंटिसिटी प्लीज चेक कर लीजिए। एंड देन कभी कभी आपको रील्स देख के लगा कि अच्छा ऐसा भी होता है गायनेकोलॉजी में? बहुत बड़ी हम रील्स देखते हैं और हमें पता है कि हमें ही नहीं पता था कि ये चीजें भी होती हैं, एंड देन वी रियलाइज कि कितनी गलत इंफॉर्मेशन भी जा रही है। एग्जैक्टली। इसीलिए हम पॉडकास्ट इन्फ्लुएंसर्स की तरह नहीं बनाते, हमारे साथ हर टॉपिक के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। तो सीधे आते हैं आज के मुद्दे पर। मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर बहुत लड़कियों के मन में ये रहता है कि अगर 2 दिन 3 दिन पीरियड्स आ रहे हैं तो नॉर्मल है, और 5-6 दिन से ज़्यादा आ रहे हैं तो ये हाईली अबनॉर्मल है। तो क्या कुछ ऐसा डेज हैं जिसको जो डिफाइन करें कि इतने दिन पीरियड्स आना नॉर्मल है? यस, ऑफ कोर्स। सो नॉर्मल पीरियड्स, पहले नॉर्मल पीरियड्स के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज नॉर्मल? काफी लड़कियों को लगता है कि अगर 28 डेज के पीरियड्स हैं तो वही नॉर्मल है, बट नॉर्मल पीरियड की जो लेंथ होती है, वी कॉल इट साइकिल लेंथ, वो फर्स्ट डे ऑफ वन पीरियड टू द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट पीरियड, हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें भी बहुत सारी लड़कियां काउंट करती हैं खत्म होने से, तो दैट इज नॉट द राइट वे टू कैलकुलेट। सो पीरियड जिस दिन शुरू हुआ, पहला फर्स्ट डे वो हुआ, अगले पीरियड के फर्स्ट डे इसकी जो गैप होती है दैट इज नॉर्मल पीरियड साइकिल लेंथ। तो ये साइकिल लेंथ 21 डेज टू 35 डेज नॉर्मल हम मान के चलते हैं। किसी के, बहुत ही कम लोगों के एग्जैक्टली डेट पे पीरियड्स आते हैं। किसी के अगर डेट से 2-4 दिन पहले आते हैं या डेट से 2-4 दिन बाद में भी आते हैं, इवन दैट इज नॉर्मल। सो किसी के 21 डेज में आ सकते हैं पीरियड, वो उसका नॉर्मल हो सकता है। किसी के 35 डेज पीरियड लेंथ भी नॉर्मल हो सकता है। बट वॉट इज नॉट नॉर्मल कि अगर किसी की साइकिल लेंथ चेंज हो रही हो, मान लो किसी की 25 दिन की साइकिल है, अब अगले मंथ उसकी 35 डेज हो गए, तो वेरिएशन अगर 7 to 8 डेज से ऊपर हो रहा है उसके, और ये चीज साल में 2-3 बार अगर कोई नोटिस कर रहा है, तो देन दैट मीन्स कि कोई इश्यूज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, और दैट नीड्स टू बी चेक्ड।
अदरवाइज 21 days to 35 days साइकिल लेंथ इज नॉर्मल। अब ब्लीडिंग की बात कर लेते हैं, कितने दिन ब्लीडिंग होनी चाहिए, वो अगेन एक कंफ्यूजन है। कुछ लोगों को लगता है कि 7-8 दिन ब्लीडिंग हो रही है तो वही नॉर्मल है, 2 दिन ब्लीडिंग हो रही है तो उसके पीरियड्स ठीक नहीं है। नहीं, अगेन किसी का नॉर्मल 2 to 3 days भी हो सकता है फ्लो, किसी के नॉर्मल 5-6 days भी हो सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, किसी के 2 दिन किसी के 6 दिन? मतलब ये हार्मोन्स कितने बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे हैं, उसे एक पैटर्न होता है हर किसी की। अगर हम फिजिकल अपीयरेंसेस ही देख लेना तो सबकी सब चीज सेम नहीं होते हैं ना। 5 फिंगर्स भी आपके सेम नहीं होते हैं ना, किसी का एक फिंगर बड़ा एक छोटा हो सकता है। तो सिमिलरली इज द केस विद हार्मोन्स आल्सो। तो नॉर्मल कैन नॉट बी एकदम डॉट की यही नॉर्मल है, इट कैन वेरी, उसके वेरिएशन होते हैं नॉर्मल के, है ना। तो पीरियड्स तो बहुत ही, एंड इट इज लाइक पीरियड्स की जो फ्लक्चुएशंस होती हैं बहुत ज्यादा होती हैं। तो नॉर्मल फ्लक्चुएशंस क्या है और अब नॉर्मल फ्लक्चुएशंस क्या है ये पता होनी चाहिए। तो एनीबडी हु इज ब्लीडिंग फ्रॉम लाइक 2-3 days to 5-6 days 7 days इज नॉर्मल। बट वो पीरियड फ्लो कितना हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप 2-3-4 पैड्स तक दिन में यूज कर रहे हैं या टैम्पून्स यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉर्मल। बट इफ somebody is changing pads every 3 to 4 hours, that is obviously not normal. तो ये अमाउंट हो गई, हम रफली कहते हैं 80 ml, 60 to 80 ml इज नॉर्मल, ठीक है। तो ये अमाउंट, ड्यूरेशन एंड साइकिल लेंथ, ये नॉर्मल पीरियड्स के ये होते हैं। अब इसके तो बेसिकली ड्यूरेशन हो गई 21 to 35 days साइकिल लेंथ। एनीबडी हु इज ब्लीडिंग फ्रॉम 3-4 days to 5-6 days is normal, and flow amount is average. This is normal period. But what matters most is the consistency. अगर किसी के periods consistently 35 days में आ रहे हैं, even 40 days में, तो वो भी हम normal मान सकते हैं। Variation बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, that is not normal. अगर अब इस सवाल को थोड़ा सा फ्लिप करती हूँ, अगर मान लीजिए कि वेरिएशन है, आज 35 डेज का साइकिल है, अगले महीने पता चल रहा है 45 डेज का साइकिल है, हाँ, तो दैट इज नॉट नॉर्मल। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है। सो अगर आप साल में 3-4 बार ऐसे वेरिएशंस नोटिस कर रहे हैं जी, तो देन इट इज टाइम कि आप जाइए डॉक्टर से मिलिए। वो फिर आपके सारे टेस्ट करेंगे या फिर आपकी हिस्ट्री नोट करेंगे, उससे हमें पता चलता है कि कोई इश्यूज हैं। कभी कभार नॉर्मल चीजें भी, लाइक डे टू डे लाइफ में हमारी स्ट्रेस है, या कोई एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजिंग में चला गया, या किसी ने खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया, चेंज ऑफ प्लेस हुआ, एनवायरमेंटल चेंजेस हुए, है ना, फैमिली में कोई स्ट्रेस चल रही है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में स्ट्रेस चल रही है, तो ये सारी चीज़ें भी हॉर्मोन्स को अफेक्ट करते हैं। बिकॉज हॉर्मोन्स इज समथिंग विच इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर ब्रेन, है ना। ब्रेन से पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वहाँ से हॉर्मोन्स बनते हैं, और हमारे ब्रेन को बड़ी सारी चीजें अफेक्ट कर सकती हैं। तो जो भी चीजें वहां अफेक्ट करती हैं वो हार्मोन्स को गड़बड़ कर सकती हैं। यानी स्ट्रेस जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगाड़ सकता है? बिल्कुल बिगाड़ सकता है। फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, कैसा भी स्ट्रेस, क्योंकि वो हमारे अल्टीमेटली ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है ना, तो वो हार्मोन्स के प्रोडक्शन को भी अफेक्ट कर सकता है। तो एक बात जो आपने बताई उससे मुझे समझ में आया कि एक तो टेम्परेरीली चेंजेस हो सकते हैं कि स्ट्रेस ट्रिगर हो गया, उसकी वजह से इधर उधर हो गए, या फिर एनवायरनमेंट बदल गया, सर्दी गर्मी, या फिर बहुत एक्सरसाइज से हो गया, जो आपने रीजंस बताए। लेकिन अगर किसी के रेगुलरली इरेगुलर पीरियड्स हैं, तो उसमें लाइकली कॉजेज क्या आपको लगते हैं कि ये वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से, कॉमन कॉजेज हैं जिनकी वजह से रेगुलरली इरेगुलर होते हैं? यस, सो अगर रेगुलरली किसी के इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, वो कभी प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहा है कि उसके पीरियड्स कब आने वाले हैं, सो दैट मीन्स कि जेन्युइनली वहाँ पे कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकती हैं, हो सकता है कि उसका थायराइड गड़बड़ हो। थायराइड इज अनदर हार्मोन जो कि पीरियड्स को अफेक्ट करता है, वेट को आपके अफेक्ट करता है, तो वो हार्मोन प्रोडक्शन को भी अफेक्ट करता है। ओवरीज से जो हार्मोन्स बनती हैं उसको भी अफेक्ट कर सकता है। तो थायराइड की एबनॉर्मलिटीज रीजन हो सकती हैं, इसलिए कभी भी ऐसे किसी के हो रहे हैं तो थायराइड शुड ऑलवेज बी रूल्ड आउट। अच्छा, तो एक थायराइड हो गया। दूसरी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आजकल हम हर किसी के मुंह से सुनते रहते हैं, दैट इज पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये भी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, प्रॉब्लम है, जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ये हम नोटिस करते हैं, देखते हैं। तो ये इसमें भी हार्मोन्स गड़बड़ अमाउंट में बनते हैं, इसमें भी बेसिक प्रॉब्लम होती है, और एनोवुलेटरी साइकिल्स होते हैं, ओवुलेशन नहीं होती उनकी टाइम से, इसलिए पीरियड्स भी टाइम से नहीं आते। अगेन इसके बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं, तो ये एक रीजन हो सकती है पीसीओएस। एंड एक और हार्मोन होता है दैट इज प्रोलैक्टिन, दैट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेन। एक्चुअली ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो ये हार्मोन्स बनाती है, ठीक है। एंड हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, ये तीनों चीज़ों का
मतलब 1 स्टेप, 2nd स्टेप एंड 3rd स्टेप, यहाँ से हार्मोन्स बनते हुए जाते हैं एंड तब ये यूट्रस पे काम करते हैं एंड पीरियड्स आते हैं। सो हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन एक बनता है, वो फिर पिट्यूटरी पे काम करता है। पिट्यूटरी FSH एंड LH हार्मोन्स बनाती है, वो हार्मोन्स ओवरी पे काम करती है, फिर ओवरीज बनाती हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, जो कि अगेन यूट्रस पे काम करती है एंड फिर ब्लीडिंग पीरियड्स होते हैं। तो ये एक्सिस जो है कभी भी डिस्टर्ब हुई तो पीरियड्स गड़बड़ हो सकते हैं। तो इवन प्रोलैक्टिन हार्मोन के भी गड़बड़ तरीके से बनने से वो भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, प्लस कुछ और नेचुरल चीजें तो हैं ही, जैसे अगर इफ समबडी इज प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी में अगेन यू मिस योर पीरियड्स, उसमें डिलेड हो सकते हैं, लेट पीरियड्स हो गए तो, या कोई मेनोपॉज वाले पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में जा रहा है विच इज वेरी मच कॉमन आफ्टर 40, तो वहां पे भी पीरियड डिस्टर्बेंसेस या लेट पीरियड्स के आने, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। तो अगर कोई प्री मेनोपॉजल पीरियड में है और वहां पर पीरियड्स इधर उधर हो रहे हैं तो आप उसे नॉर्मल मानेंगी? नहीं, हम अगेन रूल आउट करते हैं कि कोई हार्मोनल इश्यूज तो नहीं है। सारी टेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द हिस्ट्री हम सारे टेस्ट करा के रूल आउट करते हैं। और अगर कुछ गड़बड़ तरीके से नहीं हो रहे, मान लो कि वो लेट ही पीरियड्स हो रहे हैं, हैवी फ्लो नहीं हो रही है, कभी कभार ये भी होता है कि 1.5-2 महीने में पीरियड्स आ रहे हैं बट देन हैवी ब्लीडिंग हो रही है, या बंद ही नहीं हो रहे, चले जा रहे हैं, तो दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। हम वैसे नहीं छोड़ सकते हैं। द लेडी विल बिकम एनीमिक, है ना, ब्लड लूज करती रहेगी तो फिर एनीमिया भी हो जाएगा। राइट। तो इन सब कंसर्न्स को एड्रेस करना पड़ता है। तो उस केस में क्या दवाएं दे के भी पीरियड रेगुलराइज किए जा सकते हैं? हाँ, हार्मोनल पिल्स होती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, वो दे के फिर हम रेगुलर कर सकते हैं। मतलब जब इंटरनल हार्मोन्स आपके काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं और हम उसके लिए आपको बड़ी सारी चीजें बताते हैं, अपने डाइट में चेंजेस करो, एक्सरसाइज करो, जिससे कि हार्मोन्स रेगुलराइज हो जाएं, तो ठीक है। अगर नहीं हो पाते तो बहुत बड़ी हमें हार्मोन्स, एक्सोजिनस हार्मोन्स, बाहर से हार्मोन्स देने पड़ते हैं और रेगुलराइज करना पड़ता है। तो उसके लिए हम हार्मोनल पिल्स या बर्थ कंट्रोल पिल्स वो यूज करता है। जो बर्थ कंट्रोल पिल है वही पीरियड्स को भी रेगुलर करती हैं? हाँ, वो पीरियड्स को भी रेगुलेट करती हैं और वो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए भी यूज करते हैं। और दोनों में तरीका एक ही है लेने का? तरीका एक ही है, या कभी कभी अलग तरीकों से भी हम यूज करते हैं, या कभी कभार पिल्स के फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं, कभी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के फॉर्म में भी यूज करते हैं, जैसे लेमैन्स टर्म में बोले कॉपर टी जो पहले होती थी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, तो उसी के हार्मोनल आईयूडीज भी आते हैं, जैसे कि मरीना हो गया, या फिर उसमें हार्मोन लोडेड होती है डिवाइसेस में। अच्छा। तो वो भी हम डाल देते हैं। तो वो डिपेंड करता है किसकी कैसी हिस्ट्री है, क्या रीजंस हैं, किसमें कौन सा फिट, हर एक कोई में एक ही ट्रीटमेंट नहीं फिट करता। सो यस, एक तो हुई बर्थ कंट्रोल पिल, आई थिंक वो एक साइकिल में चलती है कि इतने दिन तक आपको लेनी है। हाँ, उसमें भी 2-3 तरह से ले सकते हैं ना। 21 डेज आप ले सकते हैं, फिर 7 डेज की ब्रेक देते हैं, फिर उसके बाद 21 डेज लेंगे, 7 डेज की ब्रेक देंगे। तो ये एक तरह से ये हो गया। और दूसरी होती है कंटिन्यूअस लो डोज हार्मोन्स, आप रेगुलर बेसिस पे लेते रहते हैं। उसमें कुछ प्लेसिबो पिल्स होती हैं, आयरन की गोलियां डाली हुई होती हैं, सो दैट आपको ब्रेक ना देना पड़े। कभी कभार क्या होता है कि जिनको ब्रेक समझ नहीं आती, वो कभी गैप दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, हाँ, मिस हो जाते हैं। तो उस केस में उसी में हम आयरन की गोलियां भी एडेड हैं। सो आपकी कोई कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होगी, आप रेगुलर लिए जा रहे हैं, एक पत्ता खत्म किया फिर दूसरा शुरू कर लिया। सो इस केस पे उनकी मतलब वो काफी पेशेंट्स आर कंफर्टेबल विद दिस। इससे एक चीज मुझे ये भी समझ में आई कि अगर कोई पीरियड्स रेगुलराइज करने के लिए पिल्स ले रहा है तो फिर बच्चा भी नहीं होगा, वो उस वक्त प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। सो अगेन यू हैव टू सी कि हाँ, कौन फर्टिलिटी चाह रहा है, कौन नहीं चाह रहा है, तो वो कस्टमाइज करनी पड़ती है ट्रीटमेंट भी। ओके। मिस्ड पीरियड जो है, कई लोगों को होता है कि एक साइकिल स्किप ही हो गया, ये कितना नॉर्मल है? अगेन वही यही रीजंस हैं। इन रीजंस में 30 डेज की पीरियड साइकिल अगर मान लो किसी की है और पूरे का पूरा मंथ मिस हो गया, अगले मंथ आया, दिस इज ऑल्सो नॉट नॉर्मल। बट हाँ, एक आध बार कभी हो गया तो वी एक्सेप्टेड कि ठीक है, वो टेम्पररी कोई स्ट्रेस हुआ, कोई भी फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, कैसा भी स्ट्रेस हुआ तो उसके करके हो गया। बट वही अगेन आई मेंशन्ड अर्लियर ऑल्सो कि ये चीज रिपीटेडली हो रही है, बार बार अगर ये चीज हो रही है, तो दैट मीन्स कि कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए और अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। तो मिस पीरियड को भी उसी तरह से आप देख रहे हैं जैसे इरेगुलर पीरियड्स को। ऑब्वियसली प्रेगनेंसी वगैरह रूल आउट हम करते हैं। फिर अगर रीजंस प्रेगनेंसी की तरफ नहीं है तो देन इट हैज टू बी हार्मोनल, या बहुत बड़ी कुछ और एंडोमेट्रियोसिस हो गया, कुछ और कंडीशंस होते हैं, फाइब्रॉइड्स होते हैं, उसमें भी ये चीजें होती हैं। तो
तो फिर रीज़न ढूंढना इम्पॉर्टेंट है। ओके। एक तो आपने बताया जैसे दवाओं के ज़रिए उसको रेगुलर करने की कोशिश करते हैं कि फिर साइकिल रेगुलराइज़ हो जाए। दूसरा कॉपर्टी और मरीना के बारे में आपने बताया। वो एक बार लगाया जाता है उसके बाद वंस फॉर ऑल ट्रीटमेंट है, कैसे नहीं उसका नहीं इस्तेमाल नहीं, होता है? कॉपर्टी इज नॉट फॉर हार्मोनल बैलेंसिंग, है ना। जी। कॉपर्टी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए है। ओके, तो जस्ट मैंने रेफरेंस दिया कि उसी तरह की हार्मोन लोडेड डिवाइस है मरीना। ओके, मरीना दोनों चीज़ों के लिए यूज़ होती है, वो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए भी यूज़ होती है एंड हार्मोनल इम्बैलेंसेस के लिए भी यूज़ होती है। ओके। बट लाइफ टाइम के लिए कुछ भी नहीं होता, वो डाल देते हैं हम एंड इट वर्क्स फॉर 5 years। सो एक बार ये डाल दिया, अगर वो सूट कर गई किसी को, क्योंकि इनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, कभी कभार अच्छा। इरेगुलर ब्लीडिंग हुई, किसी को सूट नहीं करा, बॉडी ट्रीट्स इट एज अ फॉरेन बॉडी, है ना। तो कभी कभार ओके। बॉडी उसको रिजेक्ट भी कर देती है, तो वो निकल भी आते हैं। वो कैसे पता चलेगा कि बॉडी रिजेक्ट कर उसके रही फिर है? अपने साइंस होते हैं। पेशेंट को सीवियर पेन, क्रैम्पिंग पेन शुरू हो जाती है या हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये सब कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट्स आते हैं, फिर हम चेक करते हैं अल्ट्रासाउंड करा के कि वो बाहर है, डिस्प्लेस्ड है, क्या है, तो ओके। इससे पता चलता है। फिर उसको निकालना पड़ता फिर है? अगर सूट नहीं कर रही है तो निकालना पड़ता है, और अगर सूट कर गई है तो देन वी लीव इट फॉर 5 years। 5 years तक वो अंदर रहता है, हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, वो यूट्रस की लाइनिंग को इतना थिन बना देता है क्योंकि वो कंटिन्यूअसली एवरी डे लिटिल अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा होता है वो राइट। डिवाइस। हाँ। तो थोड़ी थोड़ी प्रोजेस्टेरॉन बॉडी को मिल रही है और वो हार्मोन्स कंट्रोल्ड है, बैलेंस्ड वे में है, यूट्रस की लाइनिंग इतनी पतली है कि ब्लीड करने के लिए कुछ नहीं है। सो द वुमेन इज सेटल्ड ऑन इट। 5 years खत्म होते हैं, फिर हम उसे निकाल देते हैं। उसके बाद फिर पेशेंट की मर्जी, अगर वो उसको देखना है कि भाई अब कैसे चल रहे हैं पीरियड्स, देन वी वेट एंड वॉच। या कभी कभार वुमेन आर सो कंफर्टेबल कि भाई दूसरा भी डलवा लें, मेरे 10 years पूरे हो जाएं, खत्म हो जाएं, फिर रिप्रोडक्टिव पीरियड ही खत्म हो गया, अगर किसी की फैमिली कंप्लीटेड है तो हाँ, ऑब्वियसली। देन दे कैन गो फॉर। तो 5 साल फिर पीरियड्स नहीं आएंगे जब तक मरीना हो? हाँ, ये पीरियड्स एकदम नहीं आते या फिर बहुत ही स्कैंटी पीरियड्स आ सकते हैं। ओके। बहुत कम लोगों को नॉर्मल पीरियड मरीना पे आते हैं। क्योंकि यूट्रस की लाइनिंग ही हाँ, थिन है थिन तो। रहती है। ओके। ये तो आसान तरीका लग रहा है, अगर किसी को सूट कर जाए तो। हाँ, अगर सूट कर जाए तो आसान है, बहुत बारी इतना आसान नहीं होता है, कभी-कभार सूट नहीं भी करती राइट। है। क्या फूड हैबिट्स भी अफेक्ट कर सकती हैं पीरियड्स को? फूड का तो बहुत डायरेक्ट रिलेशन है पीरियड्स के साथ। डायरेक्ट खाना-पीना, रिलेशन? हाँ, खाना-पीना और आजकल की लाइफ में आपने पीरियड डिस्टर्बेंसेस जितने अभी सुने होंगे अपने फ्रेंड्स में या किसी में, पहले नहीं इतने नहीं थे। सुनते होंगे। हुँ। द सेम थिंग इफ वी डिस्कस विद आवर पेरेंट्स एंड ऑल, तो वो क्या, उनको नहीं समझ में आती कि इतना क्यों प्रॉब्लम अभी है। हुँ। सो फूडिंग एंड लाइफस्टाइल, ये अभी के जो टाइम पे चल रहा है, ये इसी के करके इतने प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आजकल जंक फूड, बाहर का खाना, जंक एंड प्रोसेस्ड कितना ज़्यादा हो गया है। हुँ। कार्ब्स, मीठा, स्वीट फूड, कैफीन इनटेक, ये हुँ। सारी चीज़ें ये अफेक्ट करती हैं पीरियड को। सो एंड अगेन ये सब चीज़ें वेट को भी अफेक्ट करती हैं। वेट इज अगेन लिंक्ड विद द पीरियड्स, राइट। है ना। तो ये सब डेफिनेटली इसीलिए बहुत बड़ी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस या मैनेजमेंट जो हम बताते हैं पीसीओएस पेशेंट्स या इवन अदरवाइज, कि भाई आप कुछ ना करें, अगर पीरियड्स बैलेंस में रखने हैं, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करिए। तो इन अदर वर्ड्स अगर फूड हैबिट सुधार ली जाएँ तो पीरियड्स रेगुलर हो सकते हैं? बहुत बड़ी पीरियड्स उससे रेगुलर हो जाते हैं, अगर कोई और मेडिकल रीजंस नहीं है तो। एग्जैक्टली। मतलब अगर फूड अफेक्ट कर रहे हैं तो फिर वो हो सकते हैं। या जब कोई आपके पास आई लेडी इस तरह की प्रॉब्लम लेकर, इरेगुलर पीरियड्स हैं या साइकिल बहुत डिस्टर्ब है, क्या कुछ ऐसे टेस्ट भी कराए जा सकते हैं जो पता लगाएंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, टेस्ट तो ऑब्वियसली इट बिकम्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रीटमेंट ऑल्सो। डायग्नोज आप कैसे करेंगे, तो एक तो हिस्ट्री हो गई। पेशेंट्स अपनी हिस्ट्री, उनसे जितने क्वेश्चंस आप पूछते हो वो हिस्ट्री में ही निकल के आ जाते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स की क्या लग रहे हैं। उसके बाद हम ब्लड टेस्ट कराते हैं। सो थायराइड इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो कि हम रूल आउट करते हैं ना, कभी भी पीरियड डिस्टर्बेंसेस हैं तो थायराइड इज ऑलवेज रूल्ड आउट। तो थायराइड टेस्ट करा लिया। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो मैंने अभी बात करी, वो भी हम चेक करते हैं, वो भी रूल आउट करते हैं कि कहीं हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया तो नहीं है। थर्ड थिंग इज पीसीओएस, तो उसके हार्मोन्स टेस्ट होते हैं, जैसे एफएसएच हो गया, एलएच हो गया, मेल हार्मोन्स, उसमें एंड्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन वगैरह चेक करते हैं। अल्ट्रासाउंड्स कराते हैं टू लुक आउट फॉर एनी साइंस ऑफ पीसीओएस, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज दिखती हैं, ओवरीज में मल्टीपल वाटर फील्ड स्पेसेस दिखती हैं। सो दैट इज नॉट अ मैंडेटरी कि वो है तभी पीसीओएस है, बट बहुत बड़ी उसके साथ एसोसिएटेड ये कंडीशन हमें अल्ट्रासाउंड में दिखती है, तो वो हम कराते हैं। बाकी कभी कभार एनीमिया, इफ समबडी इज वेरी एनेमिक, ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल्स बहुत कम है, वो भी रीजंस होते हैं। तो ये रूटीन, हाँ, ये ब्लड टेस्ट, ये सारी चीजें हम करा के चेक। महिलाओं का आमतौर पर हीमोग्लोबिन लोअर साइड पे ही देखा है, अभी ये प्रैक्टिस कुछ बदली है? पहले तो हम देखते थे कि हीमोग्लोबिन लो ही होता है महिलाओं में। नहीं, मतलब कंपेयर टू मेन उनका कम होता है। वो तो उनकी रेंज भी कम है थोड़ी सी।
एंड एवरी मंथ दे लूज ब्लड, है ना, तो वो हाँ। भी रीजन है। अगर कुछ लोग जिनको हेवी ब्लीडर्स हैं, जैसे कि ड्यूरिंग पीरियड्स थोड़े से एवरेज से ज़्यादा ब्लीड करते हैं, तो उनकी हीमोग्लोबिन ऑब्वियसली कम होती है। तो उस केस में हम बोलते हैं कि भाई अपने जिनको जो हेवी ब्लीडर्स हैं कि भाई बीच बीच में आयरन के सप्लीमेंट्स भी ले लिया करो, या डाइट, आयरन रिच डाइट पे फोकस करो, तो उससे वो मेंटेन्ड रहता है। बट किसी के फ्रीक्वेंट पीरियड्स भी आ रहे हैं, अभी तक तो हम बातें करें डिलेड पीरियड्स, बट इम्बैलेंसेज में तो फ्रीक्वेंट पीरियड्स भी हो सकते हैं ना, 21 डेज से पहले भी किसी के पीरियड्स आ सकते हैं। फाइब्रॉइड्स हैं, एंडोमेट्रियोसिस हैं, इनमें भी चीजें ऐसे हो सकती हैं, तो इन दैट केस दे लूज ब्लड, तो वहां पे हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। तो अगेन अनीमिया है तो उसके भी रीजंस रूल आउट होने चाहिए कि वेदर इट्स आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की कमी से हो रहा है, ब्लड लॉस से हो रहा है, B12 की कमी से हो रहा है, या कोई जेनेटिक कंडीशन है, थैलेसीमियास एंड ऑल। कोई ऐसा क्विक फिक्स है जिससे हीमोग्लोबिन कंट्रोल में, रेंज में लाया जाए? फीमेल्स बहुत जानना चाहती होंगी जो लो ऑन हीमोग्लोबिन होती हैं। लो ऑन हीमोग्लोबिन के लिए क्विक फिक्स अगर पूछ रहे हो तो वो आजकल अवेलेबल है, हम आयरन की ड्रिप चढ़ाते हैं, ठीक है ना, अच्छा। बॉटल्स, बट हाँ। नहीं, अदरवाइज हेल्दी डाइट एंड आयरन सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, उस पर हम जा सकते हैं। ओके। आयरन ड्रिप्स तो आई थिंक बहुत ही कम हो गया है HB, और एज अ क्विक फिक्स मेथड यूज नहीं, करते आजकल हैं। बहुत ज्यादा, इंस्टेड ऑफ ब्लड वी यूज आयरन, लाइक ड्रिप, इंट्रावेनस ड्रिप चढ़ाते हैं आयरन की। राइट। पहले तो इंजेक्शंस लगते थे, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते थे। अच्छा। तो अगर कभी तुरंत चाहिए, मतलब प्रेगनेंसी में या फिर किसी की सर्जरी होनी है, तो उस केस में ब्लड ही ऑप्शन होता है, या फिर आयरन के इंजेक्शंस लगाओ, उसमें इंजेक्शंस में भी आधे जाते थे, आधे एब्जॉर्ब नहीं होते थे। बट अभी वी हैव इंट्रावेनस आयरन इन्फ्यूजन्स, वो Okay. कैलकुलेट करके किसकी कितनी डेफिसिट है, उसको एक ड्रिप में मिला के बॉटल में, जस्ट लाइक इंट्रावेनस फ्लूइड्स हम देते हैं ना, सलाइन की बॉटल्स Right, चढ़ाते हैं, right. उसी तरह से वो चढ़ा देते हैं, एंड 3-4 वीक्स में उसकी हीमोग्लोबिन अच्छी हो जाती कई फीमेल्स ये कंप्लेन करती हैं डॉक्टर रोमा कि आयरन की टैबलेट सूट नहीं करती। है। क्या प्रॉब्लम होती है और कैसे खाई जाए वो आयरन की टैबलेट? नहीं, अगर आप किसी को सूट नहीं करती है तो बड़ा मुश्किल है उसको आयरन की गोली खिलाना, है ना। तो कॉन्स्टिपेशन आई थिंक इज द कॉन्स्टिपेशन, कुछ लोगों को लूज मोशंस भी होते हैं, कुछ लोगों में एब्जॉर्प्शन उसकी प्रॉपर नहीं होती, तो वो खा भी रहे होते हैं आयरन, तो नहीं हीमोग्लोबिन बढ़ रहा होता है। उस केस में उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए वी एडवाइज कि आयरन को कभी भी मिल्क के साथ नहीं लेना चाहिए, या कैल्शियम के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये वाली चीजें होती हैं जो कि हैम्पर करती हैं आयरन की एब्जॉर्प्शन को। अच्छा। खाने के साथ नहीं लेना चाहिए, थोड़ा गैप होना चाहिए। सो आयरन की एब्जॉर्प्शन बहुत इन सब चीजों पे डिपेंड करती है। और समटाइम्स वी चेंज द सॉल्ट, कुछ आयरन के सॉल्ट्स होते हैं जिसमें एब्जॉर्प्शन बेटर होती है, कुछ में कम होती है, तो वो भी एडवाइस करते हैं। जहाँ कॉन्स्टिपेशन के साथ है, आयरन बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेट करा देता है, तो वहाँ पे कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो स्टूल सॉफ्टनर्स के साथ आती हैं, तो देन वी रिकमेंड दोज। और नहीं जिनको सूट कर पाया किसी भी फॉर्म में, विटामिन सी के साथ इसकी एब्जॉर्प्शन बेटर होती है, तो मेनी टाइम्स वी एडवाइज कि आयरन को विटामिन सी के साथ लीजिए, उससे भी बेटर होता है। बट अगर किसी भी हालत में नहीं एब्जॉर्ब हो रही है, बढ़ ही नहीं रहा है हीमोग्लोबिन, तो देन वी गो ऑन टू अदर मेथड जो मैंने अभी बताई, इंट्रावेनस आयरन। हाँ, ओके। आमतौर पर लोग ये सोच के टैबलेट लेते हैं कि जो सूट नहीं कर रही या हैवी ऑन स्टमक है उसको बिटवीन द मील्स ले लें, बट आपने बताया कि आयरन को खाने के साथ नहीं लेना चाहिए। तुरंत नहीं, हाँ, बिटवीन द मील्स उसकी एब्जॉर्प्शन अगेन। तो अगर किसी को कुछ भी फॉर्म में सूट ही नहीं करा, देन वी एडवाइस कि चलो वैसे ही लेके देख लो, कुछ तो मिले, हाँ, बट देन उसकी एब्जॉर्प्शन डेफिनेटली अफेक्ट होती है। ओके, तो खाना खाने के 1 घंटे आधे घंटे बाद बाद आयरन। तो अगर आप आयरन ले रही हैं तो किस वक्त लेना है, उससे भी थोड़ा सा फर्क तो पड़ ही जाएगा आई गेस। ओके। पीरियड्स में बहुत सारी फीमेल्स पेन की कंप्लेन के साथ भी आती हैं, अब उसका कोई बेंचमार्क तो है नहीं, तो कब उसे नॉर्मल मानना चाहिए पेन को, और कब ये सोचना चाहिए कि अब पेन किलर ले ले? देयर इज अ मिथ कि पेन इज नॉर्मल, है ना। किसी भी अमाउंट ऑफ पेन, किसी भी एक्सट्रीम तक लड़की को पेन हो रही है, घर वालों को अक्सर बोलते हुए सुना होगा कि ये नॉर्मल है, आप इसको बेयर करो। दे विल नॉट इवन गिव हर अ पिल, लाइक पेन किलर्स टू मतलब टेक इट। खुद भी नहीं लेती हैं खुद भी नहीं लेती हैं, कि पेन किलर्स हर बार लेंगे तो प्रॉब्लम होगी। बट टू सम एक्सटेंट पेन इज नॉर्मल ड्यूरिंग पीरियड्स, लाइक एक दिन का पेन होना और माइल्ड पेन किलर्स से या हॉट वाटर बॉटल्स लगा के सेटल हो जाना इज नॉर्मल, ठीक है। बट वो भी पेन हर किसी को बेयर करने की जरूरत नहीं है, अगर किसी के बस की नहीं है एंड दे वांट टू टेक पेन किलर्स, दे कैन टेक इट। बट मेनी अ टाइम्स पेन 2-3 दिनों तक पीरियड्स में चलता ही रहता है, या इतना सीवियर होता है कि एक औरत के डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज को भी हैम्पर करता है। ऑफिस गोअर्स हैं या बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, वो स्कूल मिस करते हैं, काम, ऑफिस गोअर्स अपना काम मिस कर रहे हैं, या डेली रूटीन एक्टिविटीज, हाउसवाइफ भी अपने घर के काम नहीं कर पाती हैं। सो दिस इज नॉट नॉर्मल, दैट मीन्स कि देयर इज अ मेडिकल रीजन टू इट, एंड वो डायग्नोज होना चाहिए, मिलना चाहिए उनको डॉक्टर को। दे शुडंट अज्यूम इट एज नॉर्मल।
मतलब आप ये कह रहे हो अगर 3 दिन लगातार है, 3 दिन 4 दिन लगातार है और हर बार हो रहा है तो फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। या किसी को पेन अब तक नहीं था, मान लो अचानक से 30s के बाद अचानक से पेनफुल पीरियड शुरू हो गए हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट नॉर्मल। सो एनीथिंग दैट इज न्यू इस टाइम में नेगेटिव सिम्टम्स, कोई नई सिम्टम्स आ रही है तो दैट इज ऑल्सो नॉट नॉर्मल। सो डोंट हेजिटेट इन सीइंग अ डॉक्टर। क्या रीजन हो सकता है अगर अनबेरेबल पेन हो रहा है लगातार? कोई फाइब्रॉइड्स आ सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, अडिनोमायोसिस हो सकती है, ये सारे कुछ कंडीशंस हैं जिसमें कि पेनफुल पीरियड्स होते हैं। ओके, तो ये मिस हो सकते हैं, मास्क हो सकते हैं अगर हम ना जाएं किसी के पास, या बिना रिकमेंडेशन के पेन किलर्स या दवाइयाँ लेते रहें। ओके। और महीने में एक बार अगर सपोज ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि हर महीने में एक दिन ऐसा आता है जब पेन बहुत होता है, वो पेन किलर लेना इज ऑल राइट? इट्स ओके। डॉक्टर्स की गाइडेंस में अगर आप ले रहे हैं पेन, एक आध दिन अगर पेन किलर्स की जरूरत पड़ रही है, माइल्ड पेन किलर्स की, दैट्स फाइन। बट बिना गाइडेंस के और सेल्फ मेडिकेट करते रहते हैं लोग कि अभी ये खा लो, दैट इज नॉट राइट, बिकॉज पेन किलर्स के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं ना। इट अफेक्ट्स योर स्टमक अल्सर्स कराता है, किडनीज पे इफेक्ट होता है। राइट। एंड मान लो कोई जेन्युइन प्रॉब्लम ही है किसी को, तो हम वो प्रॉब्लम को भी मास्क करे जा रहे हैं बाय टेकिंग पेन किलर्स। तो दिस इज नॉट एडवाइजेबल। लेना भी है तो डॉक्टर्स की गाइडेंस में लीजिए। फीमेल्स की एक और लाइन होती है जो अक्सर हम सुनते हैं कि आई एम PMSing। PMS नॉर्मल है? हाँ, PMS इज नॉर्मल। मेनी वुमेन दे एक्सपीरियंस PMS। इट इज प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, है ना। ये पीरियड्स के 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले लड़कियां एक्सपीरियंस करती हैं, एंड दिस इज ड्यू टू द ड्रॉपिंग हार्मोन्स जैसे ड्रॉप कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से ये सिम्टम्स शुरू होते हैं। इसमें किसी को ब्लोटिंग हो सकती है, एंड वेट गेन थोड़ा बहुत हो जाता है, मूड चेंजेस होते हैं जिसमें कि इरिटेबिलिटी, एंगर इश्यूज, ये सारी चीज़ें होती है, रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी, फूड क्रेविंग्स कुछ लोगों को होने लगती है, फेस पे एक्ने वगैरह आने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ब्रेस्ट टेंडरनेस विच इज़ वेरी कॉमन, एंड कुछ इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स रिलीज होती है तो उसके सिम्टम्स जैसे लूज मोशंस कुछ लोगों को होते हैं, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होने लगते हैं। तो ये चीज़ें जब कंट्रोल्ड सिम्टम्स कंट्रोल्ड अमाउंट में हो रही है, मतलब एक पर्सन मतलब उस टाइम पीरियड पे आप अनकंफर्टेबल होते हो, बट इतने अनकंफर्टेबल नहीं हो कि आपको इतना अफेक्ट करे कि आपकी लाइफ लीड करनी मुश्किल हो जाए। सो दिस इज PMS एंड दिस इज ओके, दिस इज मैनेजेबल। उसमें कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होती। मेंटल प्रॉब्लम नहीं है? मेंटल प्रॉब्लम नहीं है ये। फिजिकल हार्मोन्स, हाँ, जो कि इमोशनल आउटबर्स्ट या मेंटली मतलब यू आर मेंटली डिस्टर्ब्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स, बट कोई ये मेंटल डिजीज नहीं है। हाँ, बट किसी को अगर मेंटल इश्यूज कुछ हैं तो वो थोड़े बहुत एग्रवेट हो जाते हैं उस टाइम पे। फीमेल्स में हमने ये भी देखा कि इस तरह की प्रॉब्लम्स जब आती हैं, चाहे वो मेनोपॉज के आसपास हार्मोन बदल रहे हों या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के आसपास बदल रहे हों, एक्ने बहुत कॉमन है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है या वो भी नॉर्मल माना जाए? नहीं, एक्ने तो साइंस हैं इम्बैलेंसेस के एंड इन सब चीज़ों के। PMS के भी साइंस होते हैं। अच्छा। तो PMS वाले होते हैं तो पीरियड्स के पहले आपको कुछ एक्ने आए एंड देन इट विल गो अवे वंस यू स्टार्ट विद योर पीरियड्स। बट कुछ लोगों को फेशियल एक्ने, बॉडी एक्ने, या फिर इंक्रीज्ड फेशियल हेयर, बॉडी हेयर हो रहे हैं, या हेयर थिनिंग हो रही है, स्कैल्प हेयर की थिनिंग हो रही है, या सडन वेट गेन हो रहा है, ये सारी चीजें विद इरेगुलर पीरियड्स, है ना, लेट पीरियड्स आ रहे हैं, तो या स्कैंटी अमाउंट ऑफ पीरियड्स आ रहे हैं, मतलब कि जो उनके फ्लो नॉर्मल आते थे अब कम आ रहे हैं फ्लो, ये सारे साइंस दे इंडिकेट टुवर्ड्स PCOS ऑल्सो एंड हार्मोनल इम्बैलेंसेस ऑल्सो। तो ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कहीं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम तो नहीं है, या फिर थायराइड में भी ये चीज़ें आ रही होती हैं, तो रूल आउट कराना चाहिए कि रीजंस क्या हैं। तो एक्ने भी कोई ना कोई इंडिकेशन आपको दे रहे हैं? हाँ, अगर वो रेगुलर आ रहे हैं तो। yes. ओके। और थायराइड और पीरियड्स का कनेक्शन तो आपने बताया ही है, तो सपोज अगर आप अपना थायराइड रेगुलेट करें, कंट्रोल करें विद मेडिसिन, तो पीरियड्स पे उसका असर दिखेगा, वो रेगुलर हो जाएंगे। हाँ, अगर इफ दैट पीरियड इज कॉज्ड बाय अ थायराइड डिस्टर्बेंस। आज की आपकी प्रैक्टिस में आप क्या देख रहे हैं कि 30s के बाद हार्मोनल चेंजेस टुवर्ड्स मेनोपॉज नॉर्मल है, या 40s के बाद? हमने देखा है कि 35 ऑनवर्ड्स फीमेल कोई कंफ्यूजन रहता है कि अच्छा ये हो रहा है तो अब मेरा मेनोपॉज आ रहा होगा, अब वो 50 साल तक कंफ्यूजन चल रहा है। तो कुछ इंडिकेशन है कि इनको पहचाना जा सके कि ये हैं हार्मोनल चेंजेस और ये हो सकता है कि अब आप मेनोपॉज की तरफ जा रहे हों? देखो, एक तो 30-35 के आसपास मेनोपॉज हम नहीं देखते हैं ना। अगर किसी को 40 या 40 के पहले मेनोपॉज हो रहा है तो दैट्स अ रेयर कंडीशन, वी कॉल इट प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, है ना। अच्छा। या प्रीमेच्योर मेनोपॉज, जो कि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर से हो सकता है। यानी 40 से पहले मेनोपॉज नॉर्मल नहीं है? नॉर्मल नहीं है, दैट इज प्रीमेच्योर।
ठीक Okay. है, 40 के बाद से, एंड पहले 45 वाज द एवरेज एज जो मेनोपॉज की होती थी. अब दिस हैज गॉन अप आफ्टर 50, लाइक 50 to 55 में हम देखते हैं, है ना. ऐसा मेनी अ क्यों? टाइम्स अगेन ये सारा लाइफस्टाइल ही है. रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो है वो भी पहले, खिसक गई है. हाँ, वो बढ़ गई है, लंबी हो गई है, इसलिए सारे प्रॉब्लम्स भी बढ़ गए हैं. पहले मेनार्क भी जो मतलब पीरियड्स जो लड़कियों को शुरू होते थे वो भी थोड़े लेट होते थे, 14, 15, 16. आजकल भी सी गर्ल्स एज यंग एज 9 years दे कम, द मदर्स कम कि इनको शुरू हो गए हैं. तो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो लेंथ है ना वो बहुत लंबी हो गई है, एंड हेंस प्रॉब्लम्स भी बढ़ गई हैं. सो मेनोपॉज दोज हु आर सस्पेक्टिंग कि भाई 40 अभी आया नहीं, 35 के बाद वो दे स्टार्ट सेइंग कि शायद मुझे मेनोपॉज हो रहा है, इरेगुलर पीरियड्स है. नहीं, आप प्लीज डॉक्टर के पास जाइए, चेक कराइए, अपने हार्मोन्स टेस्ट करवाइए. चांसेस बहुत हाई है कि वो हार्मोनल इम्बैलेंस के करके हो रहे हो, ना कि मेनोपॉज के करके. उसमें भी हार्मोन से हमें अल्ट्रासाउंड से थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि अभी रिसेंट इनके मेनोपॉज होने वाले हैं या नहीं, है ना. तो वो कुछ टेस्ट करा के फिर देन वी रूल इट आउट. कैसे कौन से टेस्ट होते हैं जो बता देंगे? अगेन वी डिस्कस नो, वो एफएसए मतलब हार्मोनल हार्मोन की प्रोफाइल, टेस्ट. हाँ, हार्मोनल प्रोफाइल होती है. एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, थायराइड, एएमएच हो गया, जो नॉर्मल ब्लड टेस्टोस्टेरोन. टेस्ट जो से नॉर्मल नहीं, ये रूटीन ब्लड टेस्ट नहीं है, ये हार्मोन्स की टेस्टिंग है, ये अलग कैटेगरी है, स्पेशल टेस्ट होते हैं. मतलब पेशेंट को ब्लड ब्लड टेस्ट से हो जाएगा. हाँ. बिल्कुल, एंड अल्ट्रासाउंड उससे पता चल जाता है. और उसमें ये पता चल जाता है कि ये मेनोपॉज के साइन हैं या नहीं है. हाँ, रफ आइडिया हमें मिल जाता है कि ये मेनोपॉज के साइंस हैं या फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस के साइंस. आपके हिसाब से अभी एवरेज एज क्या हो गई मेनोपॉज की? 50 की तरफ गई है अब तो. अभी तो लंबा हो गया Yes, महिलाओं के yes. लिए सिरदर्दी. ओके. क्या कुछ ऐसी फूड हैबिट्स की हमने बात की, क्या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस भी हैं जो कि इन सब चीज़ों में हेल्प करें? अगर आपके बहुत हार्मोन इधर उधर हो रहे हैं तो एक्सरसाइज का कितना रोल है? दैट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट अ पर्सन कैन डू एंड कीप देयर हार्मोन्स अंडर चेक. एक्सरसाइज के बड़े सारे बेनिफिट्स हैं. तो अगर इफ एनीबडी इज डूइंग 30 minutes ऑफ एक्सरसाइजिंग डेली, बी इट लाइक इन एनी फॉर्म, आप या तो 30 minutes की ब्रिस्क वॉक कर लीजिए, योगा कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, मॉडरेट लाइक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कर लीजिए, किसी भी फॉर्म में 30 minutes ऑफ एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट हेल्प्स एंड पॉजिटिव हार्मोन्स बनाते हैं ये ब्रेन, मतलब यू आर हैप्पी, यू फील कंटेंटेड, सेटिस्फाइड, है ना. जब एक्सरसाइज आप करते हो तो यू कैन फील ऑल्सो, यू हैव दिस गुड वाली फीलिंग कि भाई यू आर डूइंग समथिंग राइट. तो ये अफेक्ट करती है. एंड हम मतलब वी से 30 minutes ऑफ वॉकिंग करो या कुछ भी एक्सरसाइजेस, प्रेफरेबली इन द सन इज एडवाइज्ड, बट नहीं हो पाता है तो आप किसी भी फॉर्म में कहीं भी करिए, हर दिन करिए. तो वो आपके वेट को भी चेक में रखता है, आपके हार्मोन्स को भी कंट्रोल में रखता है, एंड इट रिलीजेस गुड हार्मोन्स जो कि आपके माइंड को भी सही रखता है. उससे गुड स्लीप भी आपको मिलती है, अच्छी स्लीप. एंड ये सारी चीज़ें लिंक्ड है. अगर आप अच्छा डाइट ले रहे हैं, 30 minutes की एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेली रूटीन में आपके इंक्लूडेड है, एंड गुड स्लीप ले रहे हैं, ऑल दिस थिंग्स दे कीप योर हार्मोन्स इन प्लेस. ये सारे आपके ब्रेन पे काम कर रही हैं, आपके हार्मोन्स को कंट्रोल रखती हैं. स्लीप भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आजकल बहुत कॉमन है. पीपल आर डूइंग लाइक नाइट शिफ्ट्स, है ना, वो शिफ्ट्स में जॉब्स कर रहे हैं. तो बायोलॉजिकल रिदम जो हमारा है, सर्कैडियन रिदम, वो तो पूरा का पूरा चेंज हो गया ना, ऑल्टर हो गया. रात जो सोने के लिए थी अब हम जग रहे हैं, काम कर रहे हैं. एंड दिन में भी कितना फिर आप स्लीप अपनी पूरी कर पाते हो. एंड लेट नाइट स्लीपिंग, बहुत सारे लोगों का लेट स्क्रीन टाइम, फोन लेके हम बैठे हुए होते हैं, इंस्टा यूट्यूब चल रहे हैं, और एक के बाद एक आपको रियलाइज भी नहीं होता कि आपने कितने आवर्स अपने वेस्ट कर लिए. सो ऑल दीज थिंग्स दे अफेक्ट योर हार्मोन्स. So, हमने ये भी सुना है कि नाइट शिफ्ट्स अगर आप बहुत रेगुलर कर रहे हैं या बहुत देर से सोते हैं, आपका सोने का रूटीन खराब है, तो इनफर्टिलिटी भी इसका वो हो सकती है रिजल्ट. बिल्कुल, इनफर्टिलिटी इज अगेन लिंक्ड विद हार्मोन्स, नो. तो हार्मोन्स जहाँ आपके गड़बड़ हुए हैं तो ओवुलेशन को अफेक्ट करेगा, ओवुलेशन गड़बड़ हुई तो फर्टिलिटी अफेक्ट होगी. तो ये स्लीप अगर इनएडिक्वेट हो रही है, आप लेट सो रहे हो, तो मेलाटोनिन हार्मोन जो रिलीज होती है वो भी कम अमाउंट में या डिसरप्टेड अमाउंट में वो रिलीज हो रही है. तो दैट अफेक्ट्स योर हार्मोन्स. मैरिजेबल एज में जो लड़कियां हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी इफ दे आर ऑन नाइट शिफ्ट्स? अब देखो, अगर अवॉइड करी जा सकती है तब तो ठीक है, बट मेनी ऑफ देम दे आर वर्किंग इन यूएस शिफ्ट्स एंड ऑल, तो वहाँ पे यू कांट डू मच, है ना. तो जहाँ बहुत ज़्यादा किसी को ट्रबल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो हम कहते हैं कि आप जॉब स्विच करके देख लो, मे बी दैट विल हेल्प यू. तो देयर आर मेनी गर्ल्स हु डू इट एंड दे फाइंड इट हेल्पफुल. बट जिनका नहीं हो सकता है तो फिर उनको कहते हैं अपनी नींद पूरी करो, दिन के टाइम पे देन अपनी नींद पूरी करो, एक्सरसाइज अपनी करो, टाइम निकालो एक्सरसाइज के लिए, एंड खाने पे फोकस करो. रात भर जग के काम कर रहे हो, बिंज ईटिंग करे जा रहे हो, क्रेविंग्स को अपनी पूरे करे जा रहे हो, तो स्टॉप डूइंग दैट.
फिर आप उसके हिसाब से अपनी लाइफ साइकिल को मैनेज करो, हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करो एंड एक्सरसाइजेस वगैरह सब चीज़ करो, सो दैट कैन हेल्प। दिन की नींद, रात की नींद को कॉम्पनसेट तो नहीं कर सकती, बट देन इफ यू डोंट हैव एन ऑप्शन यू विल हैव टू फाइंड आउट सोल्यूशन। चॉइस नहीं है तो आप क्या करोगे, राइट। ऐसा भी बहुत सारी फीमेल्स को लगता है और ऐसा हम सुनते आए हैं घर में कि अगर आपके पीरियड्स हैं उस टाइम आप ठंडी चीज़ें ना खाएं, सिर्फ गर्म चीज़ें खाएं। एज अ डॉक्टर आप क्या मानती हैं? आई वुड से कि जो पीरियड्स होते हैं इट्स हार्मोन रिलेटेड, इट्स नॉट टेम्परेचर कंट्रोल्ड, है ना। तो गर्म और ठंडी चीज़ों से कुछ नहीं होता, इट्स अ मिथ, कंप्लीट मिथ। हेल्दी एंड अनहेल्दी खाने से होता है। तो ठंडी ड्रिंक्स ले सकते हैं? यस यू कैन हैव। वैसे तो कोल्ड ड्रिंक अच्छी चीज़ नहीं कोल्ड होती। ड्रिंक अच्छी चीज़ नहीं है, बट देयर आर मेनी अदर ठंडी चीज़ें विच यू कैन हैव। ओके, इफ यू फील लाइक हैविंग आइसक्रीम यू कैन हैव इट। आइसक्रीम इज ऑल्सो नॉट हेल्दी। घर में बना के आइसक्रीम तो हेल्दी नहीं हो जाता अगर घर पे बना रहे हो आप, तो है ना, कार्ब्स, इट हैज टू मच ऑफ कार्ब्स एंड कैलोरीज। ओके, बट ठंडी और गर्म डजंट मैटर। ओके, बहुत सारी मेडिसिन्स भी आती हैं जो पीरियड्स को आगे या पीछे कर सकती हैं। वो मेडिसिन्स कैसे काम करती हैं और कितना उनका इस्तेमाल करना चाहिए? देखो, हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए या पोस्टपोन करने के लिए मेनी अ टाइम्स गर्ल्स दे आस्क फॉर मेडिकेशंस। कभी कभार ले लिया अंडर गाइडेंस इज ओके, बट मेनी अ टाइम्स हमने किसी को एक बार एडवाइस करी, किसी कोई आए, शादी है, कुछ है, पीरियड्स को पोस्टपोन करना चाहते हैं या पूजा है पोस्टपोन करना चाहते हैं, इट मेक्स सेंस, ठीक है, कभी कभार कर लिया, दैट इज ओके। बट इसी को अगर बार बार आप कर रहे हैं, एक बार प्रेस्क्राइब करनी, देन गर्ल्स नो कि अच्छा ये वाली मेडिसिन लेके हम कर सकते हैं, फिर वो ना पूछती हैं ना कुछ, हमेशा अब यहाँ कहीं घूमने जाना है तो फिर खा लिया, दैट शुड नॉट बी डन, क्योंकि फिर वो पूरे आपके हार्मोनल साइकिल को इम्बैलेंस करती है, डिसरप्ट करती है, एंड फिर आपके पीरियड्स गड़बड़ होने लग जाते हैं। तो अंडर गाइडेंस अगेन आई वुड से कि भाई डॉक्टर की एडवाइस से लो, जब नेसेसरी है तब लो, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। कैसे काम करती हैं वो दवाएं जो पीरियड्स इधर उधर ही हो जाते हैं? जैसे कि पीरियड्स इधर उधर हो जाते हैं, एज इन मतलब पोस्टपोन करना है, हम लेते हैं ना, तो जैसे कि पीरियड्स के साइकिल में अगर मान लो किसी के पीरियड्स आने वाले हैं अभी, तो होता क्या है कि ओवरीज जो हार्मोन्स बना रही हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, FSH-LH के इफेक्ट में हार्मोन्स बना रही है ओवरी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इनके फिर ये इस पीरियड के शुरू में ये बढ़ते बढ़ते जाते हैं, फॉलिकल्स जो होती हैं वो बनाती हैं हार्मोन, वो हार्मोन यूट्रस पे काम करती है, यूट्रस की लाइनिंग थिक होना शुरू हो जाती है, पीक पे जब LH हार्मोन पीक पे पहुंचती है उस टाइम पे ओव्यूलेशन होता है, ओवरी से एग रिलीज होती है, अगर उस टाइम पे इफ अ कपल इज स्टेइंग टुगेदर, इंटरकोर्स हुई तो फिर प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो फिर वो एग जो रिलीज हुई है वो वेस्ट होती हैं एंड वो हार्मोन्स अब ड्रॉप करने लग जाते हैं। अगर वही प्रेगनेंसी हो गई तो हार्मोन्स और एक्स्ट्रा अमाउंट में बढ़ते रहते हैं एंड प्रेगनेंसी पीरियड्स फिर नहीं आते, बट अगर नहीं हुई तो वो हार्मोन्स दे स्टार्ट ड्रॉपिंग। अब हियर व्हाट वी डू, जब अगर हमें प्रोलॉन्ग करने हैं पीरियड्स तो हम उस समय वही हार्मोन्स देके उसको ड्रॉप नहीं होने देते और मेंटेन करते हैं। इट्स बेसिकली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, वो बनते जा रहे हैं, हाँ, तो फिर हम उसको बाहर से देके उसको कम नहीं होने देते, बढ़ा के रखते हैं जब तक हमें नहीं चाहिए पीरियड्स। व्हेन वी स्टॉप इट तो अगेन इट स्टार्ट्स ड्रॉपिंग एंड यू गेट योर पीरियड्स। कैसे ये तो एक साइकिल को हमने डिस्टर्ब कर दिया ना, जब उसको आना था वो नहीं आया, हमने उसको और डिले किया। बार बार अगर इस चीज को आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली गलत सिग्नल ब्रेन को जा रहा है ना, तो वहां से फिर गलत अमाउंट में बनना शुरू हो जाएगा, उसको समझ, वो ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा करना क्या है। साल में एक आध बार के लिए काफी है, उससे ज्यादा उसके एक्सपेरिमेंट वैसे भी कोई पोस्टपोन करके फायदा क्या, आज नहीं तो 4 दिन बाद से नहीं है। एग्जैक्टली। कैसे ली जाती हैं दवाएं, कितने दिन पहले लेने से फायदा होता है? मिनिमम अगर किसी के रेगुलर साइकिल्स हैं तो 4-5 डेज पहले आप अगर स्टार्ट करते हैं तो फिर ये रुक जाते हैं पीरियड्स, एंड जब तक आपको पोस्टपोनमेंट चाहिए 5 दिन 10 दिन फिर आपको लेनी होती है। ओके, डिपेंड करती है कौन सी कितने मिलीग्राम्स की आप यूज़ कर रहे हैं। 5 मिलीग्राम्स वाली टैबलेट प्रोजेस्टेरोन्स की आती हैं, वो अगर यूज़ कर रहे हैं तो ट्वाइस अ डे, अगर 10 मिलीग्राम्स वाली यूज़ कर रहे हैं तो वंस अ डे वी एडवाइस टू टेक इट आफ्टर मील्स। बट अगर किसी के इरेगुलर पीरियड्स हैं तो उसमें बड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, फिर उनको दवाएं उसमें भी दे सकते हैं आप। अब आए नहीं है तो यू स्टार्ट विद द मेडिकेशंस, जब तक पोस्टपोन करनी है करें, तब तक खाते रहिए उसको, लेकिन लंबे समय तक नहीं ले सकते। लंबे समय तक नहीं ले सकते, इनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं ना। ओके, बिकॉज अल्टीमेटली दीज मेडिसिन्स आर प्लेइंग विद योर हार्मोन्स। एग्जैक्टली। ओके, कोई क्विक फिक्स है कि पीरियड्स रेगुलेट हो जाएं लोगों के, महिलाएं जो हैं अपनी प्रैक्टिसेस में ये करें तो हो सकता है कि रेगुलेट हो जाएं? हाँ, क्विक फिक्स तो वैसा नहीं है, बट हाँ हेल्दी हैबिट्स डेफिनेटली हैं, विच इज नॉट वेरी इजी फॉर एवरीबडी टू अडॉप्ट। हर अच्छी चीज ना वो मुश्किल से आती है ना। इजी वाली शॉर्टकट्स जितने होते हैं उनके बेनिफिट्स नहीं होते। तो जस्ट मतलब मंत्रा होना चाहिए लाइफ का, हेल्दी ईटिंग, एक्सरसाइजिंग, गुड स्लीप, ये 3 चीज आप करते रहो तो सारी चीजें। एंड ऑब्वियसली स्ट्रेस,
आजकल के लाइफ में स्ट्रेस भी बहुत है ना, महिलाएं काम पे जाती हैं, वर्क, दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर ऑफिस, घर का काम, बच्चे, एवरीथिंग, तो थोड़ा स्ट्रेस भी ज़्यादा है। प्लस अगर किसी की पर्सनल लाइफ वो भी गड़बड़ है तो इट एड्स टू द स्ट्रेस। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है आजकल के टाइम पे। सो ये ना कि ये नॉर्मल चीज़ होती है, मैं मैनेज कर लूँगी, नहीं, प्लीज़ इफ़ यू आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट तो गो एंड टेक दी हेल्प, अपनी स्ट्रेस मैनेज करो। कुछ तो हम अपनी मेडिटेशन, योगा से कर सकते हैं, और बाकी अगर इफ़ यू नीड एनी हेल्प तो प्लीज़ टेक हेल्प एंड मैनेज इट। अच्छा लाइफस्टाइल और अच्छी फूड हैबिट्स बहुत मुश्किल काम है। नहीं ऐसे मैंने आपसे It's इसलिए not पूछा difficult. क्योंकि ऐसा कहा जाता है डॉक्टर्स का लाइफस्टाइल सबसे खराब होता है, तो आप बिल्कुल। बेहतर बता सकती हैं। हाँ, हमारा लाइफस्टाइल तो खराब होता है क्योंकि हमारा कोई टाइम नहीं होता, स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट या जो भी इमरजेंसीज में है, हाँ। तो हमारी कोई टाइम मतलब फिक्स नहीं होती। बट स्टिल हम कंपनसेट करते हैं ना, तो एक्सरसाइज कर लिया, खाने पे जरा देख लिया कि अच्छा ठीक है अब ये नहीं हो पा रहा है तो यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर ले। कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स एंड कॉम्प्रोमाइजेस इंपॉर्टेंट हैं लाइफ में, तो वो जब तक आप ना करो तब तक तो। एक सवाल फीमेल्स के मन में बहुत आता है, चलते चलते वो पूछ लेती हूँ कि जब पीरियड्स बहुत इरेगुलर हैं तो आगे चल के बच्चा पैदा करने में मुश्किल हो सकती है, क्या ये बात लिंक्ड है? लिंक्ड है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के जिनके इरेगुलर पीरियड्स हैं वो कंसीव नहीं कर सकते। इरेगुलर पीरियड्स हैं तो ओवुलेशन लेट हो सकती है या कम हो सकती है। तो एज कम्पेयर टू अ पर्सन जिनके एवरी मंथ पीरियड्स आ रहे हैं, टाइम से आ रहे हैं, उनकी ओवुलेशन प्रिडिक्टेबल है, तो उनके कंसेप्शन के चांसेस बड़े अच्छे हैं। उनको पता है कि हाँ, किस दिन रिजल्ट मिलेगा, किस दिन रिजल्ट मिलेगा। हाँ, ऑल्दो दैट इज नॉट 100%, बट हाँ थोड़ा सा प्रेडिक्ट करा जा सकता है। वो अगर वो ट्राई कर रहे हैं तो उनकी रिजल्ट्स आ भी जाएंगे। और जिनके इरेगुलर है वो उनको थोड़ी मुश्किलें या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं वो लोग। जैसे आपने अभी बताया कि आपके हार्मोन्स ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं और फिर एग रिलीज हुआ, हार्मोन ड्रॉप होना ही एक तरह से पीरियड्स है, तो क्या वही टाइम है जब अगर कोई कपल कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहा है? तो कंसीव करने के लिए जब एग रिलीज हो रही है वो टाइम है। अगर हार्मोन्स ड्रॉप करने लग गए तब तो वो हो गई कि एग तो गई, वेस्ट हो गई ना। एग की लाइफ होती है, सो 24 to 48 आवर्स। सो उस पीरियड जब एग रिलीज हुई उसके आसपास अगर आप इंटरकोर्स आपने करी है तो ओनली दैट विल रिजल्ट इन प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो हार्मोन्स ड्रॉप नहीं करते हैं, फिर तो वो हार्मोन्स चाहिए होते हैं प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए। तो प्रेगनेंसी इटसेल्फ वो जो जहाँ से एग रिलीज हुई है वहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट बन जाती है, वो फॉलिकल सिस्ट में कन्वर्ट होती है, दैट प्रोड्यूसेस हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बनाने लगती है, प्रेगनेंसी को सस्टेन करती है। कभी नीड होती है तो हम बाहर से भी हार्मोन्स देते हैं, वो मेंटेन्ड रहती है। अगर नहीं हुई प्रेगनेंसी तब वो हार्मोन्स ड्रॉप करने लगते हैं, देन उस टाइम पे आप कुछ भी करो तो इट विल नॉट रिजल्ट, कोई फायदा नहीं है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से कपल्स को आप क्या टाइम बताना चाहेंगी जो कंसीव करने के लिए? टाइम अगेन जिनके रेगुलर पीरियड्स है वहां पे हम ओवुलेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट जिनके इरेगुलर है, हेवायर है, तो उसमें प्रेडिक्शन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन इन दैट दोस रेगुलर पीरियड्स के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें, रेगुलर पीरियड्स के हिसाब से, तो इफ समबडी इज हैविंग 28 डेज पीरियड, 28 दिन की अगर पीरियड साइकिल है तो 14th डे इज द ओवुलेशन। अगेन मिड साइकिल्स ओवुलेशन नहीं होती, किसी की 28 डेज की साइकिल है तो उसकी 14th डे पे होगी, किसी की 30 डेज की साइकिल है तो उसकी 16th डे पे होगी। तो मतलब ओवुलेशन होती है आने वाले पीरियड से 2 हफ्ते पहले, ठीक है। अच्छा, मिड नहीं है बट आने वाले से 2 हफ्ते पहले है। सो 30 डेज, किसी के 32 डेज हैं तो उनको भी 18th डे पे उनकी ओवुलेशन होगी। सो वी टेल देम टू बी टुगेदर लाइक 3-4 डेज पहले एंड 3-4 डेज लेटर, सो दैट कि कोई आगे पीछे कोई चीज हुई है तो अगर उसमें एडजस्ट हो जाए। बट जिनके इरेगुलर है तो उसमें भाई या तो हैव रैंडम फ्रीक्वेंट सेक्स या फिर दे कैन यूज ओवुलेशन किट्स, बट दैट बिकम्स थोड़ा सा मुश्किल, तो वो डॉक्टर्स के पास जाएं, वो फिर उनके डॉक्टर्स उनको गाइड कर देंगे। ओवुलेशन किट्स भी होती हैं? ओवुलेशन किट्स भी होती हैं टू प्रेडिक्ट द ओवुलेशन पीरियड। अच्छा, ओके। जैसे प्रेगनेंसी किट जैसे प्रेगनेंसी किट होती है वैसे ओवुलेशन किट्स भी होती है, तो उसमें भी वो LH सर्ज जो होती है, LH हार्मोन्स बढ़ते हैं, पीक पे जाते हैं, तभी उसी के 36 आवर्स के बाद ओवुलेशन होती है। तो वो किट्स प्रेडिक्ट कर देती हैं, बता देती हैं, वहाँ पे भी 2 लाइन्स आ गए, मतलब अच्छा अब सर्ज हो गया, तो उस टाइम पे देन अ कपल कैन बी टुगेदर। ओह, ये भी अच्छा टिप है। चलिए, तो हमने कोशिश की है कि आपके मन में जितने भी सवाल हों उनके जवाब हम आप तक पहुंचा पाएं। फिर भी अगर कुछ सवाल आपके मन में रह गए हैं, आप कमेंट सेक्शन में उन्हें छोड़ सकते हैं, हम एक्सपर्ट्स के जरिए उनका जवाब भी आप तक लाने की कोशिश करेंगे। आई एम श्योर यही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, FAQs होंगे जो आपसे OPD में फीमेल्स पूछती होंगी। बिल्कुल, दीज आर द क्वेश्चंस वी कीप आंसरिंग डे इन डे आउट इन आवर OPDs। शादी के आसपास भी आके लड़कियां पूछती हैं क्या कि हमें ये प्रॉब्लम है, हम शादी कर लें नहीं कर लें? हाँ बिल्कुल, आके बहुत बारी हम गाइड भी करते हैं, बट देन
बड़े सारे चीज़ें होती हैं आजकल, सिर्फ शादी नहीं होती, पहले करियर भी उनको फिक्स करना होता है, शादी हो भी गई तो फिर प्रेगनेंसीज डिले करती हैं। सो वही एडवाइस करते हैं कि हर चीज़ का टाइम होता है, उससे बहुत ज़्यादा इधर-उधर ना करें, नहीं तो फिर बॉडी भी फिर तो प्रॉब्लम्स होती हैं। जितना आप नेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे उसका एग्ज़ैक्टली। असर आपकी बॉडी पर देर सवेर आएगा। इसीलिए जैसे डॉक्टर हुमा ने बार-बार कहा कि अगर आपको पोस्टपोन करने की दवा लेनी है, बेयर मिनिमम आप उसका इस्तेमाल करें। अगर आपको किसी भी और वजह से इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल करना है, पेन किलर वंस इन अ व्हाइल इज़ ऑलराइट। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर को दिखाने से सोचना नहीं चाहिए। थैंक बिल्कुल। यू सो मच डॉक्टर मिश्रा, आपने बहुत ईज़िली सवालों का जवाब दिया है। आई होप आपके लिए और सवाल आएँगे, हम उनके साथ फिर आपसे थैंक मिलेंगे। यू सो मच, आई वुड बी लाइक हैप्पी टू कम अगेन एंड आंसर देम। थैंक यू सो मच।